हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट 27 जनवरी आपका पेपर फर्स्ट हो चुका है, तो इसी का हम एनालिसिस देखने वाले हैं। और यहाँ पर आपको EVS के करीबन आपके जो कंटेंट वाले 15 क्वेश्चन आते हैं, तो वो हमें यहाँ पर 13 से 14 क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो सारे क्वेश्चनों के आंसर आप मिला सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और यदि आपको इनके अलावा कोई क्वेश्चन पता है तो आप वो भी आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम EVS के क्वेश्चन और आपके CDP में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर किस नए टॉपिक को ऐड किया गया है, तो ये भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे EVS के क्वेश्चन। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि लद्दाख का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। अब आपके ऑप्शन दिए गए थे इस तरीके से, जैसे कह दिया था लेह, द्रास, कश्मीर या जम्मू, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो लद्दाख का सबसे ठंडा स्थान है वो आपका द्रास है, जो आपके कारगिल का एक स्थान है द्रास, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत हद तक घट जाता है और यहाँ पर जो आपका स्थान है बहुत ही ठंडा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बर्फ़ हमेशा ही जमी रहती है। तो लद्दाख के बारे में तो हमने कई चीज़ें पढ़ रखी हैं जो आपकी NCERT में दी गई हैं कि लद्दाख में किस प्रकार के घर होते हैं, लद्दाख में आपकी चांगपा जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा जो लद्दाख है इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन अलग करके पूछ लिया उन्होंने कि लद्दाख को तो आपने पढ़ा है लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा कि लद्दाख का सबसे ठंडा। अब कुछ बच्चों को इसके आंसर पता थे और कुछ बच्चों को नहीं था, ठीक है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर आपका द्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका पोचमपल्ली। तो आपका ये क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा था डायरेक्टली कि पोचमपल्ली कहाँ पड़ता है। क्या क्वेश्चन था आपका कि जो पोचमपल्ली है जब हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब अलग हुआ था तो इसके गठन से पहले पूछा गया था कि पोचमपल्ली किस राज्य में पड़ता था। तो पहले तो ये आंध्र प्रदेश में था, ठीक है, लेकिन जब 2014 में नया राज्य बन गया था हमारा तेलंगाना, तो वर्तमान में यह तेलंगाना में। तो गठन से पहले का पूछा था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा आंध्र प्रदेश। और इसमें तेलंगाना भी दिया था, तो कुछ बच्चों ने तेलंगाना भी लगाया होगा, जो कि गलत है। गठन से पहले का पूछा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके छिपे हुए कीड़ों को खाने वाला पक्षी कौन सा है। तो आपने कई बार पढ़ा है, जब हमने घोंसलों के बारे में चर्चा की थी तो वहाँ ये बताया था कि पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें छिपे हुए कीड़ों को खाने वाला आपका जो पक्षी है वो है आपका कठफोड़वा, जिसे वुड पीकर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया है कलचीड़ी। तो इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शायद 28 दिसंबर में पूछा गया था कि वह कौन सा पक्षी है जो पत्थरों के बीच में अपना मुलायम घोंसला बनाता है। तो वो कलचीड़ी है, इसी को हम इंडियन रॉबिन बर्ड कहते हैं। इसके बाद ये दिया है ऑप्शन आपका शकरखोरा। तो शकरखोरा जो है वो वृक्ष के तनों पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। और फिर दिया है मैना। तो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी कौन सा है, मैना। और मैना जो है वो पेड़ के तनों की सुराखों में अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ पर पूछा था कि पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके, तो वो है आपका कठफोड़वा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस विटामिन की कमी से मनुष्य की शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। तो आपको बता दें कि आपके जो विटामिन है इससे हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कभी पूछ लेते हैं कि किस, जैसे एक शिफ्ट में पूछा गया था विटामिन C के प्रमुख स्रोत क्या हैं, ठीक है। इसके बाद पूछ लेता है रक्त का थक्का ना बनने वाला विटामिन कौन सा है। तो यहाँ पर पूछा गया किस विटामिन की कमी से मनुष्य की शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन D। अब ये विटामिन D से क्यों हो जाती है, क्योंकि जो विटामिन D है इसका प्रमुख स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और जब हमें बहुत दिनों तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली हमारा शरीर जो है वो डाउन हो जाता है, ठीक। तो ये भी बता दें आपको कि विटामिन जो आपका D है और एक होता है विटामिन K, इन दोनों का निर्माण ही शरीर के अंदर होता है। बाकी सारे विटामिन हम पोषक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अब एक वीडियो हमने डाला था, उसमें सारे विटामिन आपको अच्छे से कराए हैं कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और किस विटामिन के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आज आपकी साइंस से, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होते हैं वो वायुमंडल की किस परत में आकर नष्ट
हो जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्यमंडल में। अब आपको बता दें कि जो उल्का पिंड होते हैं यह हमारे पृथ्वी की सतह जो होती है मध्यमंडल, इसमें आने पर नष्ट हो जाते हैं जलकर। तो आप एक बार पृथ्वी की जो सतह है, जैसे आपसे अगली शिफ्ट में पूछ सकता है कि जो आपकी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे आंधी है, तूफान है, वर्षा है, तो ये किस सतह पर होती हैं, तो ये क्षोमंडल पर होती हैं। ठीक है, ये पृथ्वी की सबसे निचली सतह है। ठीक, अब यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि जो ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है, आपकी तो समताप मंडल में। तो ये सारी घटनाएं आपसे पूछ सकते हैं। तो याद रखिए, आज पूछ लिया कि जो उल्का पिंड है वो वायुमंडल की किस परत में आकर के नष्ट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर था आपका मध्यमंडल। और इनकी कभी कभी ऊंचाई भी पूछ लेते हैं, तो वीडियो डले हुए हैं प्ले लिस्ट में, पहले हमने बहुत पहले सारी क्लासें करवाई थी, वहाँ पर आपको वायुमंडल की परतों के बारे में भी बताया था। करीबन 35 क्लासें हैं और बहुत ही कम कम टाइम की ये क्लासें हैं। जिसने देखी होंगी उसका बिल्कुल ही राइट आंसर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है सीढ़ीदार कुओं के बारे में। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर हमें नहीं पता है, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन था, या फिर क्वेश्चन ए होगा कि जो बावड़ी होती है इसका अर्थ क्या होता है। तो बावड़ी का अर्थ ही होता है सीढ़ीदार कुआं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सीढ़ीदार कुआं अथवा बावड़ी से संबंधित कुछ कथन हमें यहाँ दिए गए हैं, तो हमें बताना है इनमें से कि कौन सा, मतलब कौन कौन से कथन सही है। तो दिया है फर्स्ट आपका कथन कि वे जल भंडारण, मतलब जो सीढ़ीदार कुआं या बावड़ी होते हैं यह जल भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बिल्कुल, इनको इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम जल को संचित करके रख सकें आगे के समय के लिए। नेक्स्ट है सामुदायिक स्रोत के रूप में, मतलब समुदाय के सभी लोग, मतलब समाज के सभी लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, इस पानी को ले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर दिया है इनका निर्माण, किनका, बावड़ियों का, कुओं का निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, मतलब जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ ये बनाए जाते हैं ताकि पानी उनको उपलब्ध हो सके समय पर। तो ये भी सही है। फिर कहा है कि उनमें केवल संदूषित जल होता है, तो इसमें हम संदूषित जल क्यों रखेंगे, ये तो गलत है, तो ये गलत हो गया। अब हमें बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। अभी 4 कथन हमने पढ़ लिए, तो इनमें से कौन कौन से कथन सही है हमारा। कथन ए सही है, कथन बी सही है और कथन सी सही है, लेकिन कथन डी गलत दिया है। तो अब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, बी एवं सी। ये कथन सही हमसे सही पूछा गया था। ठीक है, यदि पूछते कौन सा कथन गलत है तो फिर केवल इसमें ऑप्शन डी होता, क्योंकि ये कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है सबसे ज़्यादा तेल शोधक, मतलब इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन यदि आपको पता है तो आप कमेंट्स में विथ ऑप्शन के बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बॉम्बे हाई रहेगा, तेल शोधक केंद्र पूछा गया था आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपका, चंद्रमा यदि पृथ्वी के नज़दीक आता है तो पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यदि आपको इसके ऑप्शन पता है तो ऑप्शन बता सकते हैं कमेंट्स में, फिर भी आपको यहाँ पर हम पूरा डिटेल बता देते हैं। तो यहाँ जो यदि चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आता जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो यदि चंद्रमा अपनी वास्तविक दूरी जितनी इसकी दूरी है पृथ्वी से चंद्रमा की, ठीक है, तो यदि उसका 20 गुना पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है चंद्रमा, तो वह हमारी पृथ्वी पर जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को 400 गुना अधिक शक्तिशाली बना देगा। और इससे क्या होगा, हमारे तटीय क्षेत्र जो होते हैं, तटीय क्षेत्र जो हमारे समुद्रों के किनारे हैं, जैसे जो बंगाल की खाड़ी के निकट हैं, इसके अलावा जो अरब सागर के निकट हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा क्या आएगी, सुनामी आएगी और तबाही मच जाएगी। एक तो ये प्रभाव पड़ेगा, दूसरा क्या होगा, इससे समुद्रों में शक्तिशाली ज्वार का निर्माण हो जाएगा। अब आपने ज्वार भाटा तो पढ़ा होगा कि समुद्र के जल का ऊपर उठकर आगे की तरफ बढ़ना ज्वार कहलाता है, पीछे की तरफ बढ़ना भाटा कहलाता है। ठीक है, तो ज्वार का निर्माण होगा और जिससे जो हमारे मुंबई जो अरब सागर के किनारे बसा हुआ है, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे जो समुद्र के किनारे बसे शहर हैं, ये सब पानी में डूब जाएंगे, ये प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यही प्रभाव आपके ऑप्शन में क्या था आपको पता होगा। तो चंद्रमा यदि पृथ्वी के नजदीक आता है तो उसका ये प्रभाव होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नीचे दिए गए 4 कथनों में से कौन सा कथन गलत है। अब इस सर्प के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, तो हमें गलत कथन बताना था। तो जो सर्प होता है इसके बाहरी कान नहीं होते हैं, होते हैं छेद के जैसे, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। तो इसके बाहरी कान होते हैं, लेकिन यह पृथ्वी पर हुए कंपन को ही सुनता है, ये सही है। नेक्स्ट है सांप के दांत भी होते हैं और 2 जहर वाले खोखले दांत होते हैं। तो जब काटता है सांप तो इन्हीं खोखले दांतों से जहर व्यक्ति के अंदर चला जाता है, लेकिन इसके दांत होते हुए भी यह अपना शिकार दांतों के माध्यम से चबाकर नहीं करता, बल्कि पूरा निगल कर करता है, ये भी सही है। फिर कहा है
सांप यदि किसी को काट लेता है तो उसकी जो दवाई बनाई जाती है जिसे सीरम कहते हैं वो सांप के ही जहर से बनती है, तो ये भी सही है। फिर कहा है हमारे यहाँ 10 प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते, एक गलत है और यही हमें बताना था कि कौन सा एक कथन गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ 4 प्रकार के जहरीले सर्प होते हैं, ना कि 10 प्रकार के। अब ये 4 प्रकार के जहरीले सर्प कौन कौन से हैं? तो पहला है नांग, इसके बाद है करैत, अफाई और दबोइया। ठीक है, ये 4 जहरीले सर्प हैं। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कौन सा एक विषहीन सर्प है, मतलब जिसके अंदर जहर नहीं होता, तो वो आपका अजगर है, जिसे पाइथन भी कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछता है कि जो सर्प की एक प्रजाति होती है, मतलब सपेरों की प्रजाति, जिसे कालवेलिया कहते हैं, तो एक कालवेलिया लोग जो होते हैं अपनी लड़की की शादी में गिफ्ट के रूप में किसे दान करते हैं? तो सर्प को ही दान करते हैं। ठीक है, और इनके कुछ जो सपेरे होते हैं, इनके यंत्र होते हैं, तंबा होता है, ठीक है, जो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मधुमक्खी पालन से। अब मधुमक्खी पालन से एक क्वेश्चन था या अन्य क्वेश्चन था, लेकिन आपका एक क्वेश्चन बना है, या तो उसके झत्ते के बारे में पूछा गया होगा, या फिर मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय कौन सा होता है, या अंडे देने का उपयुक्त समय कौन सा होता है। तो आपको बता दें कि जो मधुमक्खी पालन है, आपने एनसीईआरटी में खूब पढ़ा है मधुमक्खी पालन, अनीता की मधुमक्खियाँ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डिटेल से बताने का प्रयत्न करते हैं कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, इसका सबसे ज़्यादा जो मधुमक्खी पालन का कार्य है वो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर ज़िले में किया जाता है। ठीक है, मधुमक्खियों को सबसे ज़्यादा लुभाने वाले फूल कौन से होते हैं? तो लीची के फूल। ठीक, लीची के फूल सबसे ज़्यादा किस माह में खिलते हैं? तो आपके अप्रैल महीने में। ठीक है, अब इसके अप्रैल है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अप्रैल है या फरवरी, आपको बता देंगे। इसके बाद जो मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय है और अंडे देने का उपयुक्त समय, दोनों का ही उपयुक्त समय आपका अक्टूबर से दिसंबर होता है। इस कारण से इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद मधुमक्खी झत्ता जो होता है, उसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। एक रानी मधुमक्खी जो केवल अंडे देने का कार्य करती है, इसके बाद होती है आपकी नर मधुमक्खी जो केवल प्रजनन का कार्य करती है, और तीसरी होती हैं श्रमिक मधुमक्खियाँ जो बहुत ही झत्ते के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और यही फूलों का रस ढूंढ करके लाती हैं, यही पूरे अपने झत्ते की देखरेख करती हैं, यही अंडों का पालन पोषण करती हैं। और जब इनको रस मिल जाता है श्रमिक मधुमक्खियों को, तो ये एक प्रकार का नृत्य यानी डांस करती हैं और अन्य मधुमक्खियां वहां पहुंच जाती हैं इस नृत्य को सुन करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी मधुमक्खी झत्ते से हुई। और मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय कौन सा होता है? आपका अक्टूबर से दिसंबर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेल लिपि पर आधारित पूछा गया कि जो ब्रेल लिपि है आपकी, ये इसमें कितने बिंदु होते हैं? तो इसमें 6 बिंदु होते हैं। और किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्यों बनाई गई? तो फ्रांस में एक लुइस ब्रेल करके थे, जिनके मतलब पिता के औजारों से खेल रहे थे, तो इनकी आंख में औजार कुछ लग गया था, तो इनकी दृष्टि चली गई थी। तो दृष्टिहीन बालकों के लिए ये महत्वपूर्ण होती है ब्रेल लिपि। इन्हीं की दृष्टि मतलब जिसके पास दृष्टि नहीं होती है तो उसको ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इसमें एक कागज पर 6 उभरे हुए बिंदु बने होते हैं जिनको टच करके सिखाई जाती है। ठीक है, तो ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मृदा अपर्दन से पूछा गया है। तो मृदा अपर्दन क्या कहलाता है? अब आपका क्वेश्चन क्या था ये आपको पता होगा, लेकिन आपको बता दें मोटा मोटा मृदा अपर्दन होता क्या है। तो जो मृदा अपर्दन है प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक घटना होती है, मतलब इसमें मनुष्य की छेड़छाड़ कुछ नहीं होती, प्राकृतिक रूप से ये घटना घटती है। और इसमें क्या होता है कि जो जल है और वायु, इसके द्वारा जो हमारी भूमि होती है उसकी ऊपरी मृदा के जो कण होते हैं वो बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, और नालियाँ टाइप की। अब जो मृदा अपर्दन है वो कई प्रकार का होता है, अवच्छेदिका अपर्दन होता है, एक अवनालिका अपर्दन होता है। ठीक है, तो जो मृदा अपर्दन कहलाता है, मृदा की सतह के ऊपरी कणों का मिट्टी और जल और वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना ही आपका मृदा अपर्दन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया महाराष्ट्र में गन्ने के खेत वाले एक गांव में जो मुकदमा होता है इसकी क्या भूमिका होती है? ठीक है, या मुकद्दम जिसे कहते हैं, यहाँ पर मुकद्दम होगा, उसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कर्ज वसूलने वाला। क्या इसकी भूमिका होती है? कर्ज वसूलने की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके आज मतलब जो कंटेंट वाले 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 13 क्वेश्चन हमें मिल चुके थे। और यदि इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन पता है, चाहे पेडागोजी का क्वेश्चन हो या अन्य कोई क्वेश्चन आपको ईवीएस का, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि आपकी सीडीपी जो है सबसे आसान रही। ठीक है, सीडीपी में क्या पूछा गया? तो जीन प्याजे से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद वाइगॉस्की का टर्म पूछा गया जेडपीडी के बारे में, और एक क्वेश्चन और पूछा गया। इस प्रकार जेडपीडी और
एक क्वेश्चन और आपका वाइगॉस्की से, तो टोटल 2 क्वेश्चन वाइगॉस्की से पूछे गए। इसके बाद आपका कोहल वर्ग से क्वेश्चन पूछा गया, कोहल वर्ग से एक क्वेश्चन, तो ये टोटल मिलाकर के 5 क्वेश्चन तो ये हो गए। इसके बाद आपका गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद निपुण भारत से क्वेश्चन बना आपका। ओवरऑल सब्जेक्ट में मिलाकर NCF 2005 से आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपके LED डिवाइस आपका जो नॉम चॉमस्की की है, इनसे आपके संस्कृत में भी क्वेश्चन पूछे गए और हिंदी में भी क्वेश्चन बना है। ठीक, इसके अलावा आपकी जो मैथ है बिल्कुल बेसिक मैथ आ रही है, आपको बता दें बिल्कुल बेसिक, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन का ही प्रयोग करना है। और बेन हीले की थ्योरी आप जरूर कर लें मैथ में, क्योंकि वहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है। गणित की प्रकृति से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद आपका पैटर्न पर हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कह देंगे 1 गुणा 1 बराबर ऐसा दे दिया 1 2, ठीक है, इस तरीके से जो भी 1 दे दिया, फिर 11 गुणा 11 दे दिया, तो यहाँ पर बता देंगे कि 1 2 1 दे दिया, तो अगला यहाँ पर नंबर देंगे और पूछेंगे कि क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है, तो इससे क्वेश्चन आपका बन रहा है। इसके अलावा आपकी संस्कृत में और हिंदी में जो आपके गद्यांश पद्यांश आते हैं, तो उसमें ग्रामर भी पूछी जा रही है। आपके संधि पूछ लेते हैं, समास, प्रत्यय, ठीक है, तो ये भी आपको एक बार पढ़ करके जाना है। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को करिएगा शेयर। थैंक यू।